हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि हमारा ये टारगेट है कि 25 में से 25 किस प्रकार से जो है लाया जाए। अभी तक हम लोग जो है राजन सीरीज को जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, और इसका ये साइंस का जो है आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप सभी लोगों को प्राप्त हो गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करा दिए हैं। तो अब हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का जितना भी आपके एग्जाम में बना हुआ है, उसको जो है एक वीडियो में किस प्रकार से जो है किया जाए, कम समय में जो है अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है मैराथन चल रहा है, और इसको जो है इसके पहले का जो है वीडियो आप लोग पेपर 1 सेकंड का नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट के सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। राजन सीरीज पर आप जो है कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पेपर का कंप्लीट हो चुका है, और जो टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम लोग कर रहे हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है, ये आपका ये साइंस का। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जो है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग जो है संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जितना भी आपके एग्जाम में आया हुआ है सबको समाप्त करेंगे। देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। जो एलिसा परीक्षण होता है ये किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में, या क्षय रोग के उपचार में, या एड्स के उपचार में, या टाइफाइड के उपचार में? तो इसका जो परीक्षण किया जाता है ये एचआईवी, ठीक है, एचआईवी एड्स के में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका परीक्षण एलिसा परीक्षण का। अगर हम कैंसर की बात करें, यहाँ पे कैंसर की बात करें तो इसमें जो है बायोप्सी और एमआरआई परीक्षण जो है इसमें प्रसिद्ध है, उसके द्वारा कैंसर का उपचार जो है परीक्षण किया जाता है। और उसके बाद में क्षय रोग को ही जो है हम लोग टीबी कहते हैं। टीबी, इसी को जो है क्षय रोग को जो है टीबी कहते हैं। उसके बाद में टाइफाइड जो होता है, इसमें जो है टाइफाइड जो होता है इसमें बीडाल टेस्ट किया जाता है, बीडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो है याद कर सकते हैं कि एलिसा परीक्षण जो है एड्स में किया जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे क्षय रोग जो है क्षय रोग को ही टीबी कहते हैं, और टाइफाइड जो होता है इसमें जो है बीडाल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि नाइट्रोजन अणु में होते हैं, जो नाइट्रोजन अणु इस प्रकार से होता है, इसमें त्रिक आयनिक बंध होता है, या एकल सहसंयोजिक बंध होता है, या द्विक सहसंयोजिक बंध होता है, या त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। तो नाइट्रोजन जो अणु होता है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका होता है 7। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको जो है यहाँ पे अगर प्रदर्शित करें इलेक्ट्रॉनों के रूप में, तो यहाँ पे ये लास्ट में जो है लास्ट कोष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 ये हो गया, और एक यहाँ, ये हो गया 5, और उसके बाद में यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ हो गया। तो इस प्रकार इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, और सभी जो है जो एटम होते हैं ये सभी जो है अपने लास्ट कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, इसको 3 की आवश्यकता है, तो 3 यहाँ से इस नाइट्रोजन से ले लेगा इस प्रकार से, ये 3 यहाँ से ले लिया, और उसके बाद में ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये इससे 3 ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो जाएगा, और इसका 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा, और ये बराबर हो जाएगा N2 के। तो यहाँ इसमें कौन सा बंध बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल, यहाँ सहसंयोजक बंध है, तो सहसंयोजक बंध यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये आयनिक इसमें नहीं बनेगा सहसंयोजक यहाँ। तो त्रिक सहसंयोजक जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोग अगर हाइड्रोजन में आपके एग्जाम में पूछ ले, तो हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है,
हाइड्रोजन का जो है एक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक, ये दो अपना कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें लास्ट कोश में जो है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अस्थाई हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी वन सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध ये बन गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये हाइड्रोजन। अगर हम बात करें यहाँ पे द्विसह संयोजक यानी अगर डबल बॉन्ड की हम बात करें तो इसमें O2 हो जाएगा और यहाँ पे जो है त्रिक संयोजी बंध है, त्रिक संयोजी बंध में जो है आपका N2 हो जाएगा। और आयनिक आयनिक बंध जो होता है ये NaCl ये आयनिक बंध होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अणु में जो है त्रिक संयोजी बंध आपका पाया जाएगा। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा। अगर ऑक्सीजन की अगर हम लोग देखें लुईस संरचना, ये जो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है इसको जो है लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन O2 की संरचना देखें तो वो हो गया, वो हो गया। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है ये 8 होता है। अगर 8 होता है तो ये हो गया 2 और 6, इसके लास्ट कोष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 की अगर बात करें तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और उसके बाद में एक एक ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से यहाँ भी 6 हो गया। अब 8 यहाँ पे करना है हमको तो यहाँ पे इसका 6 है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये सहसंयोजक बंध द्वारा जो है जुड़ जाएगा। ये हो गया और उसके बाद में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये इसमें, तो ये आपका बन जाएगा ये डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा O2 बन जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर दिया है, थर्ड नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होता है जेड का मान, इसे जेड से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक आपका 15 हो गया। और उसके बाद में द्रव्यमान संख्या जो होता है ये एटॉमिक मास, ये इसको जो है यहाँ पे 40 दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपको नाभिक, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या यानी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर इसके मान की बात करें तो यहाँ पे थर्ड जो आंसर इसका होगा, तो इसका एक सूत्र होता है कि ये बराबर जेड प्लस एन, जेड प्लस एन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका ये सूत्र हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक होता है जेड बराबर पी बराबर ई, यानी जहाँ पे परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बराबर होती है। लेकिन ये किस कंडीशन में बराबर होती है, जैसे यहाँ पे हो गया सोडियम, सोडियम ये जो है ये जो आयन आयन के रूप में ना रहे तो उस कंडीशन में जैसे ये नॉर्मल सोडियम रहे तो इसमें जो है ये फार्मूला आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ये इसको। लेकिन हमको जो है केवल इस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता है। तो ये बराबर जो है ये बराबर जेड प्लस एन होता है। तो ए का मान आपका यहाँ पे 40 दिया हुआ है और उसके बाद में जेड का मान 15 दिया हुआ है, प्लस एन हो जाएगा। तो 40 माइनस 15 बराबर एन हो गया। तो 40 में से अगर 15 घटाएंगे तो आपका जो है 25 आएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में हम 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे जो है 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ये बायो का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर किस अंग में जो है चला जाता है। जो दाएं निलय होता है, राइट आर्टरियम होता है, इसमें निलय है ना यहाँ पे, तो निलय है तो यहाँ पे वो वेंट्रिकल होगा, ठीक है। यहाँ दाएं निलय से जो है जो अशुद्ध रक्त होता है ये किस अंग में चला जाता है, फेफड़ा में जाता है, हृदय में जाता है, त्वचा में जाता है या यकृत में जाता है। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राइट आर्टरियम है, ये दायां आलिंद है। यहाँ पे बात कर रहा है कि दाएं निलय की, तो ये दायां निलय हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये दायां निलय हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये जो है ये सेमी लोनर वाल्व होता है, ये सेमी लोनर जो है वाल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। 3 वाल यहाँ पे होते हैं और इधर जो है 2 वाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कि कहाँ पे जाता है, तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त ये दायां निलय हो गया, यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है इस प्रकार से आपके यहाँ फेफड़े में जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं।
फेफड़े में जाता है, उसके बाद में पल्मोनरी वेन से होते हुए ये दोबारा जो है लेफ्ट आर्टरियम में आता है। इस प्रकार से लेफ्ट आर्टरियम में आता है और उसके बाद में आरोटा से की सहायता से ऑक्सीजन जो है, जो शुद्ध प्योर ब्लड होता है, वो बॉडी में जो है मनुष्य के चला जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से दाएं नेलर से अशुद्ध रुधिर जो है किस अंग में चला जाता है? ये जो है फेफड़े में चला जाता है। यहाँ पे 4 का जो है ये फेफड़ा हो गया। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन होता है अप टू डाउनवर्ड होता है। ठीक है? और ब्लड जो है, ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो ब्लड का फ्लो होता है ये केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझ में आया होगा। उसके बाद में दिया हुआ है 5 नंबर में दिया है कि पेट्रोल पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है या ध्वनि ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका रासायनिक ऊर्जा होगा। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें यहाँ पे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल की अगर हम बात करें, अगर यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की अगर बात करें तो इंजन के चलने पर जो है, जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा क्या होता है? बैटरी या जनरेटर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जो है विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और उसके बाद में ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? इंजन और मशीनों से जो उत्पन्न होती है, लेकिन यह मुख्य स्रोत नहीं होता है। ठीक है? ध्वनि ऊर्जा जो है इंजन या मशीनों से भी उत्पन्न होती है, लेकिन यह मुख्य स्रोत नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो ये पेट्रोल जो होता है लिक्विड में होता है, ये रासायनिक ऊर्जा का जो है मुख्य एग्जाम्पल होता है। कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है? चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद में CaOH हाफ होल ट्वाइस CaO, और उसके बाद में CaCO3। तो यहाँ पे अगर चूना पत्थर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है चूना पत्थर का जो है मुख्य घटक क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है? इसी को जो है चूना पत्थर को लाइम लाइम स्टोन के नाम से जो है जानते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले, सीमेंट निर्माण में, और उसके बाद में कांच के निर्माण में किया जाता है। और इसके साथ-साथ जो है कृषि में जो मिट्टी की अम्लीयता होती है, इसको संतुलित करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर में दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से जो है ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो आपका सोलर सेल होता है, इसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ये मुख्य रूप से कौन-सा होता है? ठीक है? यानी प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का जो है प्रकाश ऊर्जा में। तो ये सोलर सेल जो होता है इस प्रकार से, ये सोलर सेल जो होता है, यहाँ पे ये सोलर सेल आपका हो गया पैनल, यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया। तो यहाँ पे इससे सूर्य से जो है इस पे प्रकाश पड़ता है, तो इसके बाद में जो है इसमें जो बैटरी लगता है, ये जो है चार्ज होता है। इस प्रकार से ये चार्ज होता है। ठीक है? ये सोलर पैनल हो गया। इसमें जो है लाइट सोलर पैनल पर जो है पड़ता है। तो इसमें जो सूर्य जो हो गया, सूर्य जो है ये प्रकाश ऊर्जा होता है। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? जब सोलर पैनल में जो है पड़ता है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है? यानी विद्युत ऊर्जा। यानी यहाँ पे जो है ये प्रकाश ऊर्जा हो गया, सूर्य के द्वारा जो प्रदान होगा, ये प्रकाश ऊर्जा हो गया। और उसके बाद में यहाँ से इस पे जो है ये पैनल पर जो है इसका प्रकाश पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ से जो लाइट निकलेगी, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि सोलर में मुख्य रूप से जो है ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, ये प्रकाश ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा का जो है ये विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है। इस प्रकार से ये सेकंड आंसर आपका सही हो गया है। ठीक है? और ये किस प्रभाव, अगर पूछ ले कि सोलर पैनल जो होता है ये किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो फोटोवोल्टिक
प्रभाव पर जो है ये कार्य करता है। फोटो वोल्टिक प्रभाव पर जो है, प्रभाव पर ये कार्य करता है। ठीक है। और ये किसका बना होता है अगर पूछ ले, तो ये हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन ये सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर से जो है बना होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। उसके बाद में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये पेलेग्रा जो रोग होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अगर पेलेग्रा रोग की बात करें तो ये जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और विटामिन बी को जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसमें जो ये विटामिन, ये पेलेग्रा जो होता है, ये विटामिन बी 3, इसे नियासिन कहते हैं। नियासिन, मान लो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, नियासिन इसे कहते हैं। ठीक है। विटामिन बी 3 कमी के कारण जो है पेलेग्रा रोग होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड तो हो गया, उसके बाद में हम फोर्थ नंबर देखते हैं कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन। जड़ों द्वारा जो है वर्धी प्रजनन किस में होता है? आलू में, शकरकंद में, या अदरक में, या गन्ना में? ये गन्ना है। तो यहाँ पे अगर जड़ों द्वारा जो है वर्धी प्रजनन जो होता है, ये शकरकंद में होता है। ठीक है। ये जो है शकरकंद में होता है। इसे वेजिटेशन प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है। वनस्पति प्रजनन कहते हैं। यह उत्पत्ति जड़ों से हो सकती है। इसमें जो है नई जो पौधों की उत्पत्ति होती है, न्यू पौधों की उत्पत्ति जो होती है, ये जड़ों के द्वारा हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, तो ये जैसे गाजर हो गया, और उसके बाद में मूली हो गया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आवास के मध्य भार होता है। इसमें से एग्जाम्पल दिया है कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आवास के मध्य मध्य में जो है भार होता है। यहाँ पे जो है ये मध्य में जो होता है, यहाँ पे भार होता है, और इधर जो है आलंब होता है, आलंब होता है, और इधर जो है आवास होता है। तो जिसमें जो है भार बीच में होता है, और एक जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भार बीच में होगा। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ठीक है। तो उत्तोलक के प्रकार की बात करें, भार बीच में हो गया। उसके बाद में यहाँ अगर हम बीच में कर दें आलंब, ये आलंब हो गया। और उसके बाद में हम बीच में क्या कर दें, आयास कर दें, आयास। तो अगर आपका भार बीच में रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो भार है आलंब है, आयास है। आयास या प्रयास इसे कहते हैं। इसको हमने विस्तार से जो है, जब साइंस का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे आप सभी लोगों को बताए हैं। अगर यहाँ पे भार अगर बीच में हो जाए, तो अगर भार बीच में हो जाएगा तो इसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। ठीक है। और अगर जो है यहाँ पे अगर भार ये सेकंड श्रेणी के उत्तोलक होंगे। अगर आलम्ब जो है बीच में हो जाए तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक। अगर आयास बीच में हो जाए तो इसे कहेंगे थर्ड श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है। अगर आलम्ब बीच में रहता है तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हैंड पंप हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा हैंड पंप, ये हैंड पंप हो गया। और उसके बाद में द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया ट्राली रहता है, ये ट्राली आपका हो गया। अगर हम थर्ड श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें जैसे चाकू होता है, चाकू हो गया। और इसके साथ साथ जो है ये जो फावड़ा होता है, ये जो है तृतीय श्रेणी में आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दे रहा है कि भार जो है ये भार बीच में रहता है। तो जब भार बीच में रहता है तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पे हमने जैसे कहा कि ये ट्राली, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहा है आपके जो क्वेश्चन में दिया है। तो भार यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच में है आलंब आवास। भार जब बीच में रहेगा तो ट्राली जैसे इस प्रकार से जो है ट्राली रहता है ना, यहाँ पे जो है बीच में जो चक्का लगा रहता है पहिया, वो बीच में रहता है, तो इसमें भार जो है इसी पर केंद्रित रहता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है ट्राली सही हो जाएगा। यह है फर्स्ट। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट में दिया है कि पित्त रस बनता है, अमाशय में बनता है, ग्रहणी में बनता है, या छोटी आंत में बनता है, या यकृत में बनता है। तो पित्त रस की बात करें तो पित्त रस जो बनता है ये यकृत में बनता है। ठीक है। पित्त रस जो है यकृत में बनता है और संग्रहित कहाँ पे होता है, मतलब इकट्ठा कहाँ पर होता है, संग्रहित। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले संग्रहित पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में। और यह जो है वसा के पाचन में, ये पित्त रस जो होता है ये वसा के पाचन में जो है सहायक होता है। तो इस प्रकार से पित्त रस कहाँ बनता है, पित्त रस जो है यकृत में बनता है, लेकिन संग्रहित आपके एग्जाम में पूछ ले तो जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है, लेकिन ये वसा के जो है पाचन में सहायता करता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर दिया है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण लिखिए। सरौता हो गया, ऊंची हो गया, या बोझ हो गया, या एक मिनट, यहाँ पे बोझ हो गया, कूड़ा उठाने वाला मशीन जो होता है, या चिमटा हो गया। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलन में क्या होता है कि जो आयास होता है आपका, आयास ये जो है ये बीच में होता है। ठीक है। 2017 के पेपर में हमने इसको जो है विस्तार से बताया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चिमटा इसमें जो होता है, चिमटा इसका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत जो है आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी गैस निकलती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग ये देखिए कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, और उसके बाद में वहां से हम लोग देखेंगे कि कौन सा गैस निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हम लोगों से जो है लेता है, और उसके बाद में जल के साथ अपक्रिया करके और सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सहायता से जो है ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, और उसके बाद में ये ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है। यहाँ पे अगर समीकरण संतुलन करना चाहे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, CO2। अब यहाँ पे जो है समीकरण आपका संतुलन हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पे देख सकते हैं O2 गैस निकलती है, जो कि मानव के लिए जो है सहायक होती है। और मानव क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम जल की बात करें, ये जल जो है पौधे जो होते हैं वो जड़ों द्वारा मिट्टी से जो है जल प्राप्त करते हैं ये। और उसके बाद में अगर सूर्य प्रकाश देखें तो यह जो है ऊर्जा का स्रोत होता है, जो क्लोरोफिल द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत होता है, क्लोरोफिल द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। ठीक है। और ये जो है शर्करा होता है, उत्पादित ये शर्करा है, जो पौधों के ऊर्जा स्रोत और भंडारण के रूप में जो है ये ग्लूकोज कार्य करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब हम 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, जो समस्थानिक होता है कोई भी तत्व हो गया वो समस्थानिक क्या होते हैं, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, या परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होती है, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जो है दोनों समान होती है। तो अगर हम समस्थानिक की बात करें तो परमाणु संख्या इसमें समान होती है। इसमें जो है परमाणु संख्या जो जेड का मान होता है
इसमें जो है परमाणु जो संख्या होती है यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है ये जो है समान नहीं होता है, ये अलग-अलग होता है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें जो हाइड्रोजन होता है आपका, इसमें होता है प्रोटियम, अगर एग्ज़ाम्पल पूछ ले प्रोटियम, उसके बाद में होता है ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम और उसके बाद में होगा ट्राइटियम, ठीक है? तो ये जो है जो 3 ये होते हैं, ये हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक होते हैं। अब यहाँ पे कौन-सा है कि जो है परमाणु संख्या जो है समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, ये इस पे अप्लाई होता है। तो इस प्रकार से ये आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि 5 नंबर दिया है कि चंद्रमा क्या है? जो चंद्रमा है आपका क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है या ग्रह है? तो चंद्रमा जो है एक प्रकार का उपग्रह है, जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है। ग्रह मतलब आपका जो पृथ्वी होता है, इसके चारों ओर चंद्रमा जो है चक्कर लगाता है, ठीक है? और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसे जो है ये एक उपग्रह है। ये इसको अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक उपग्रह है, पर कि जूल मात्रक होता है। जूल जो होता है किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा या दोनों का मात्रक होता है या शक्ति का मात्रक होता है। तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर जूल की बात करें तो कार्य का मात्रक डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। इसका मात्रक क्या होगा कि इसका मात्रक जो डब्ल्यू का मात्रक होता है वर्क का, ये जूल होता है। और अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो होता है, ये क्षमता होता है, ठीक है? कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी, ENERGY, एनर्जी जो है ये कार्य के रूप में जो है किया जाता है। तो इसका भी मात्रक जो है जूल होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हम शक्ति का मात्रक देखें, शक्ति P बराबर होता है W/T। तो यहाँ पे कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है 3 नंबर सही हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड नंबर की तो यहाँ पे दिया है कि रबी की फसल है। इनमें से जो है कौन-सा रबी की फसल है? तो यहाँ पे अगर रबी की फसल की बात करें तो मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या चना हो गया। तो हम लोग देखते हैं रबी की फसल जो है कौन-कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण। यहाँ पे रबी की फसल कौन-सी है? 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो है एग्जाम रथ बैच में जो है हमने बिल्कुल विस्तार से जो है कराया हुआ है। ये उसी क्लास का जो है स्लाइड है। तो रबी की फसल की अगर बुआई आपके एग्जाम में पूछ ले तो अक्टूबर और नवंबर, ठीक है? अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और कटाई की बात करें तो अप्रैल और मई में जो है काटा जाता है। अगर रबी की फसल प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ पे जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों, मटर, हरा चारा और उसके बाद में मसूर, आलू, राई, तम्बाकू, लाही, अलसी और सूरजमुखी। ये सभी जो है रबी की फसल होती हैं और इसको जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको जो है ठंडी में बोया जाता है, अक्टूबर-नवंबर तक, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये आपका जो चना है, चना ये रबी की फसल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो यहाँ पे खरीफ की फसल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमने जो है एग्जाम रथ बैच में जो है पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर साइंस का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ विस्तार से हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है। तो रबी की फसल के अंतर्गत जो है चना आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण की घटना जो है कब होती है? अमावस्या के दिन होती है या पूर्णिमा के दिन होती है, अमावस्या की रात होती है या कभी भी? तो जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है, ये जो है ये पूर्णिमा के दिन जो है घटित होती है। उसके बाद में 4 नंबर अगर हम बात करें 4 नंबर में दिया हुआ है कि डीपीटी के टीके से बचाव होता है। जो डीपीटी के टीका होता है उससे जो है किसका बचाव होता है? डिप्थीरिया का बचाव होता है या काली खाँसी का या टिटनेस का या उपयुक्त तीनों का? तो इसमें जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, इसमें जो है तीनों का बचाव होता है। ठीक है?
अब इसमें अगर हम बात करें डिप्थीरिया में, यहाँ पे उपयुक्त तीनों आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर डिप्थीरिया की बात करें तो इसमें गले और सांस नली प्रभावित होती है। इसमें गले और प्लस सांस नली इसमें जो है प्रभावित होता है। अगर हम काली खांसी की बात करें, काली खांसी को जो है इसमें जो है गंभीर खांसी के दौरान जो है उत्पन्न होता है ये काली खांसी। और टिटनेस जो होता है घाव में जो है, जब कोई घाव हो जाता है तो घाव में संक्रमण के कारण होता है और मांसपेशियों में जो है जकड़न होता है इसके कारण। तो यहाँ पे इस प्रकार से डीपीटी के टीके से बचाव होता है, यानी उपर्युक्त तीनों में जो है डीपीटी टीके का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 5 नंबर में दिया है कि CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता यानी वैलेंसी यहाँ पे इसकी कितनी होगी? Ca, तो यहाँ पे अगर बात करें इसमें जो है जो CaSO4 है, इसमें SO4 की वैलेंसी जो होती है ये -2 होता है, ठीक है? और कैल्शियम का +2 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे वैलेंसी बराबर हो जाता है, ठीक है? तो इसमें जो कैल्शियम की वैलेंसी ये प्लस होगा, ये +2 हो जाएगा। इसके पहले इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन बताया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें देख सकते हैं, बिल्कुल लुईस स्ट्रक्चर बनाकर समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन। एम के एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है या मिलीग्राम होता है? तो अगर हम बात करें ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे अगर बात करें ये कार्य का मात्रक W बराबर F इंटू डी होता है। तो एक जूल का अगर परिभाषा देना चाहे, एक जूल बराबर एक कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं, ये अब सभी को पता होगा, लेकिन कार्य करने की दर को जो है एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं, सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होगा। अब आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि एक जूल जो है किसे कहते हैं, तो एक जूल जो है वह मात्रा होती है जो यफ यहाँ पे न्यूटन हो गया, एक न्यूटन द्वारा वस्तु को जो है एक मीटर 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो उससे जो है वो 1 जूल के बराबर होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कैलोरी होता है, कैलोरी की अगर बात करें तो यह जो है एक अन्य मात्रक होता है जो सामान्यतः ऊर्जा मापने में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह जो है कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। जो नासा है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में या यूरोपीय संघ में, वाशिंगटन डीसी में? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी नासा का स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में इसका स्थापना हुआ था। अगर इसको हम विस्तार से देखें इसके बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम रद्द बैच में कराया था, यहाँ पे अगर नासा की बात करें तो ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ठीक है? ये फुल फॉर्म भी जो आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसका लोगो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लोगो है नासा का। इसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो है मुख्यालय स्थित है। अगर इसका उद्देश्य क्या होता है ये देखें तो अंतरिक्ष और वायुमंडल से संबंधित जो शोध, विकास और मिशनों का जो है ये संचालन करता है और पृथ्वी और अन्य ग्रहों के अध्ययन के लिए जो है स्पेसक्राफ्ट और रोबोटिक मिशन भेजता है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है नई खोज और नवाचार करता है, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नासा का मुख्यालय स्थित है, तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस प्रकार से हमने जो है एग्जाम रद्द बैच में कराया था टॉपिक बाय टॉपिक, और उसके बाद में उस पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ये सब जो है हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साइंस का प्लेलिस्ट जो है एक बार चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस को जो है नोबेल गैस भी कहते हैं। ये जो निष्क्रिय गैस होता है, तो निष्क्रिय गैस मतलब होता है नोबेल गैस।
नोबल गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सा जो है तत्व आते हैं, इसमें जैसे हो गया हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, और उसके बाद में रेडान हो गया। अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहें तो ये होता है हीनिया किरीजीरे। ठीक है, ये हीलियम, नियान, आर्गन, ये बड़ा आ रहेगा, हीनिया यानी हीलियम, नियान, आर्गन, उसके बाद में क्रिप्टॉन हो जाएगा, जीनान हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, रेडान हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये अक्रिय गैस याद करने का जो है ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब अक्रिय गैस मतलब होता है कि लास्ट कोर्स में जो है उनका अष्टक ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट रहे। ये जो है ये अस्थाई होते हैं इनर्ट गैस, और उसके साथ में ये रासायनिक अपक्रिया में जो है भाग नहीं लेते हैं, ये जो है भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये अस्थाई होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में वही भाग लेते हैं जो अस्थाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमको बताना है कि लास्ट कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट रहेंगे। तो यहाँ पे निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे जो है लास्ट कोर्स में जो है 8 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी 2 और 8। अब यहाँ पे 2 8 किसका दिया है, जो नियान होता है, नियान का 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो इस प्रकार से 2 और 8 हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ 4 नंबर की बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो सबसे पहले हमने ये प्रीवियस जो है क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में हमने बताया था, जो पिछले 2019 का पेपर कराया था, उसमें बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन का ट्रिक, तो ये KEDA होता है, और इसके अलावा जो भी विटामिन रहेगा वो जो है जल में घुलनशील रहेगा। तो यहाँ पे ये है, बी ऑप्शन में नहीं है, और उसके बाद में सी नहीं है, तो बी और सी आप खोज लीजिए। तो के हो गया यहाँ पे, उसके बाद में KEDA, ये सभी वसा में घुलनशील होंगे, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो दिया है, ये विटामिन सी, ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 हो गया, विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद में 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी विशेषता क्या होती है, तो ये पुनः निर्मित नहीं होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार जो है अनिश्चित होता है। तो अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की, तो ये जो है पुनः निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये पुनः जो है निर्मित नहीं होती है। तो ये जो है आप अक्रिय गैस का जो है हीनिया किरीजीरे आप ट्रिक याद कर सकते हैं, और ये वसा का जो है कीड़ा, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ पे आपके एग्जाम में अगर डेलेट की बात करें तो सब में जो वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है कि तंत्रिका कोशिका को जो है न्यूरॉन भी कहते हैं। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं जो है शरीर में सूचना के संचार, यानी ये सूचना सूचना के संचार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कार्य करती है। और एक बार जब ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, यानी एक बार अगर नष्ट हो गई तो दोबारा ये जो है पुनः निर्मित नहीं होती है, यानी पुनः निर्मित नहीं होती है। ठीक है, पुनः निर्मित जो है ये नहीं होती है। उसके बाद में इसका मुख्य कार्य होता है कि संकेतों को विद्युत आवेश के रूप में जो है मस्तिष्क तक जो है पहुंचाना, इसका ये मुख्य कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पर्सन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या था कि एमएस भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। आर्यभट्ट थे, राकेश शर्मा थे, भास्कर थे, या सतीश धवन थे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की हम बात करें तो जो राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है।
ये जो है भारतीय वायुसेना के पायलट थे, ठीक है। ये जो है भारतीय वायुसेना के पायलट थे और इनको जो है सोवियत संघ द्वारा, ठीक है, सोवियत संघ द्वारा, सोवियत सोवियत संघ द्वारा इनको कब भेजा गया था? 3 अप्रैल, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले, 3 अप्रैल 1984 को जो है इनको जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगर हम बात कर लें कि जो मिशन था, वो मिशन का नाम क्या था? सोयूज T11, ये मिशन का नाम था। तो इतना जो है राकेश शर्मा के बारे में आप लोगों को इतना जानना जो है आवश्यक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो गए। उसके बाद में सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि पेट्रोल में होती है, पेट्रोल जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, या विद्युत ऊर्जा होता है, या ध्वनि ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा? तो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह रासायनिक ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में यही चेंज होता है, यानी परिवर्तन होता है, और इंजन को जो है शक्ति मिलती है। उसके बाद में हम जो है थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया रहा है कि बल का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, अर्ग होता है, या मीटर होता है? तो यहाँ पे अगर हम बल का एसआई मात्रक की बात करें तो बल का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन होता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगर एसआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है। और इसका जो है एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, तो एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। अब एक न्यूटन जो है यहाँ पे बल का मात्रक, तो ये बराबर आपका होता है यम इंटू ये। तो अगर एक न्यूटन का अगर परिभाषा देना चाहें, ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को जो है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम ये मास को जो है 1 किलोग्राम मानते हैं। और उसके बाद में ये जो त्वरण है, त्वरण को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकेंड की त्वरण जो है प्रदान करता है, उसी को 1 न्यूटन बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आप लोग ये बताइए कि एक अर्ग बराबर क्या होता है? एक अर्ग बराबर क्या होता है? ठीक है, किसके बराबर होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। उसके बाद में हम 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इनमें से जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा है जो जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है? ठीक है, माइटोकांड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, या केंद्रक हो गया, या कोशिका द्रव हो गया। तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम जो है केवल ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे माइटोकांड्रिया की, केंद्रक की, और कोशिका द्रव की, तो ये जो है तीनों, ये दोनों में जो है पाया जाता है, ठीक है। ये केवल जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, और बाकी जो तीनों दिए हुए हैं माइटोकांड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये जो है दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे केवल की बात कर रहा है, ठीक है, ओनली। उसके बाद में 5 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे सूत्र के बारे में पूछा गया है कि चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है Na2CO3, CaOH ऑफ होल ट्वाइस, CaCO3, या CaO। तो यहाँ पे अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगर इसका रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रासायनिक सूत्र हो गया, और उसके बाद में इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। और अगर इसे जो है देखें तो यह जो है कई प्राकृतिक रूपों में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्राकृतिक रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा? जैसे हो गया संगमरमर, हो गया आपका संगमरमर, ठीक है, संगमरमर हो गया, चाक हो गया, और उसके बाद में है कैल्साइट। तो इस प्रकार से जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका ये जो साइंस का था, ये बिल्कुल जो है जो 2016 से लेकर
2023 तक जितने भी प्रश्न आए थे, सब कुछ जो है हम लोग एक वीडियो में बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? इसके आगे का पेपर जो है हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।